Welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to study Business Studies Chapter 2 of Class 12 Commerce. So in previous video we have completed till Techniques of Scientific Management. So in this video we are going to start with Henry Fayol's Principles of Management. Okay, so let's get started. Henry Fayol's Principles of Management. Henry Fayol's theory is also known as administrative theory. So this line is saying that हेनरी फ्यूल्स का जो थ्योरी है उसे हम एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी भी कहते हैं. तो आपको एग्जाम में अगर आ जाए कि एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी लिखो तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज. ओके, प्लीज़ रिमेंबर दिस पॉइंट एंड डोंट बी कंफ्यूज. ओके, हेनरी फ्यूल वॉज बॉर्न इन इस्तांबुल इन 1841 में उनका जन्म हुआ था इस्तांबुल बोल के एक जगह में. When he was 19, जब वो 19 years के थे, he begins working as an engineer at a large mining company in France. तो उन्होंने एक इंजीनियरिंग कंपनी में काम करना स्टार्ट किया जो कि एक माइनिंग कंपनी था फ्रांस में. He eventually becomes the director. तो वो धीरे धीरे काम करते गए तो इवेंचुअली वो काम सीखते गए. काम सीखते सीखते वो डायरेक्टर भी बन गए वहाँ के. एट अ टाइम व्हेन द माइनिंग कंपनी एम्प्लॉयड मोर देन 1000 पीपल. जब वहाँ का काम करने का वर्कर्स का क्वांटिटी 1000 हो गया तब वो डायरेक्टर बने वहाँ के. इन 1916 ही पब्लिश्ड हिज 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. उन्होंने 1916 में अपने एक बुक में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल के पब्लिश किया उन्होंने बुक. और उन्होंने इस बुक में 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बोल के लिखा. फ्यूल्स प्रिंसिपल्स आर लिस्टेड बिलो. तो अब हम फ्यूल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. अब उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं. ओके, उनके 14 प्रिंसिपल्स थे तो एक एक करके हम देखेंगे. ओके, फर्स्ट वन इज डिवीजन ऑफ वर्क. तो नाम से ही पता चलता है डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब है काम को बांट देना. मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझा दूँ कि इसका डिवीजन ऑफ वर्क का मतलब होता है काम को बांट देना अकॉर्डिंग टू द पर्सन्स स्किल्स एंड नॉलेज. अकॉर्डिंग टू द स्किल्स एंड नॉलेज काम को बांट देना इज अ डिवीजन ऑफ वर्क. इट मीन्स डिवाइडिंग ऑफ वर्क अमॉन्ग द वेरियस इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन टू ब्रिंग आउट स्पेशलाइजेशन इन एवरी एक्टिविटी. In this work is needed to be divided according to the worker's skills and knowledge, which will help to increase the efficiency and also help to avoid the waste of time and effort. तो ये डिवीजन ऑफ वर्क करने से होगा क्या कि जो इन वर्कर्स का इंटरेस्ट है उनको वो काम मिलेगा और जो जिसमें इंटरेस्ट होता है ना काम करने का और वो जब काम करो आप तो उसका आउटपुट भी बहुत अच्छे से निकल के आता है. तो इसीलिए उन्होंने डिवीजन ऑफ वर्क रखा है या रखा था. ओके, और ये अभी भी लागू है. अभी भी ऑर्गेनाइजेशन में ये डिवीजन ऑफ वर्क लागू है. ओके, तो ये क्या क्या अवॉइड करता है? वेस्ट ऑफ टाइम भी अवॉइड करता है और वेस्ट ऑफ एफर्ट भी अवॉइड करता है. और जो ऐसा होता है ना जो अपने मन का काम करने को मिले तो वो इंटरेस्ट लगा करेंगे, आउटपुट भी अच्छा निकलेगा, टाइम भी वेस्ट नहीं होता, हम आनाकानी भी नहीं करते हैं काम करने को. ओके, तो इट इज़ नथिंग. डिवीजन ऑफ वर्क इज़ वेरी सिंपल. ओके, एंड एट सेकेंड वी हैव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम अलग अलग समझेंगे. अथॉरिटी इज़ द पावर टू गिव ऑर्डर्स टू द सबऑर्डिनेट्स. हम अथॉरिटी का मतलब है पावर. तो हम ऑर्डर मतलब जो पावर है टू गिव ऑर्डर्स वो हम सबऑर्डिनेट्स को ही दे सकते हैं. जो हमारे पास पावर है ऑर्डर देने का वो हम सबऑर्डिनेट्स को दे सकते हैं. मैनेजर सबऑर्डिनेट्स को दे सकता है लेकिन वो सुपीरियर को नहीं दे सकता. ओके, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स द ड्यूटी विच द सबऑर्डिनेट्स आर एक्सपेक्टेड टू परफॉर्म. रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब है जो कि सबऑर्डिनेट्स जो है मैनेजर के अंडर उनको अपना काम अच्छे से निभाना पड़ेगा. तो ये थे अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. हेनरी फ्यूल सजेस्टेड दैट अथॉरिटी शुड गो हैंड इन हैंड. अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना दोनों को साथ में चलना चाहिए. मतलब अथॉरिटी के बिना रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बिना अथॉरिटी होना नहीं चाहिए. तो अथॉरिटी विदाउट रेस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोट्स इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर ऑन द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. सो
अथॉरिटी होगी लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी तो ये इरेस्पॉन्सिबल कहा जाएगा, बिहेवियर कहा जाएगा मैनेजमेंट का। और रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पर अथॉरिटी नहीं होगी तो ये इनइफेक्टिव होगा। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज हाईली एसेंशियल फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो एक ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। विदाउट डिसिप्लिन काम नहीं हो सकता। विदाउट मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन कोई भी काम अच्छे से नहीं हो सकता। इट मीन्स ओबीडियंस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। डिसिप्लिन का मतलब ही है रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना, ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस को ओबे करना। मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन in the organization depends upon the quality of leadership, clear and fair agreement and so on। तो ये डिसिप्लिन किसके ऊपर डिपेंड करता है, कैसा वहाँ का मैनेजमेंट है, मैनेजर कैसा है, और क्वालिटी ऑफ लीडरशिप मैनेजर की कैसी है, फेयर एग्रीमेंट है या नहीं, मतलब अच्छे से कोऑर्डिनेशन बन के रहा है या नहीं लेबर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में। तो ये सब की चीज़ों के ऊपर डिसिप्लिन डिपेंड करता है। सो that's all for discipline. Next, let's move forward. Then we have unity of command. An employee should receive order from one superior only for any actions or activities। तो इसका मतलब है कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसके ऊपर एक ही हेड होना चाहिए, उसके ऊपर दो हेड नहीं होने चाहिए। अगर उसके ऊपर एक सबऑर्डिनेट के ऊपर दो हेड होंगे तो वो उसको कंफ्यूजन क्रिएट होगा और उसको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा और वो दुविधा में पड़ जाएगा कि किसकी बात मानूं। ओके, तो एक सबऑर्डिनेट के ऊपर एक ही हेड होना चाहिए। दिस प्रिंसिपल इज नेसेसरी टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड कन्फ्लिक्ट। मैंने जैसे कहा आपको कंफ्यूजन को हटाने के लिए ये प्रिंसिपल होना चाहिए। इट इज़ ईजी टू फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिस्टेक व्हेन देयर इज़ यूनिटी ऑफ कमांड। अगर कोई भी चीज़ समझ नहीं आती है या फिर कोई भी मिस्टेक हो जाता है तो यूनिटी ऑफ कमांड में उसको सुधारा जा सकता है अगर वहाँ पर एक ही हेड है। तो अगर दो हेड है और एक सबऑर्डिनेट है, उसको एक प्रॉब्लम आ गया तो यहाँ पर दो हेड है, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हेड ए है और हेड बी है। अगर वो सबऑर्डिनेट हेड ए के पास गया प्रॉब्लम लेकर और वो उसने एक सोल्यूशन बताया कि ऐसे करो तो ये प्रॉब्लम अराइज नहीं होगा, तो हो सकता है कि जो हेड बी है वो इससे डिसएग्री करे और इससे कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज हो जाएंगे। ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए यूनिटी ऑफ कमांड होना ज़रूरी है। नेक्स्ट वी हैव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। इट स्टेट्स दैट फॉर अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब है जो ग्रुप है ऑर्गेनाइजेशन में, एक ग्रुप होता है, उनका एक ही डायरेक्शन होना चाहिए, एक ही गोल होना चाहिए, सेम गोल होना चाहिए। और उनका गोल क्या है, टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशंस गोल और ऑब्जेक्टिव। उनका मोटिव है ऑर्गेनाइजेशन का गोल या फिर ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो एक ही डायरेक्शन में एक ही एफर्ट के साथ ग्रुप को काम करना होगा एक ही गोल को अचीव करने के लिए। देयर शुड बी इक्वल एफर्ट फॉर वन प्लान और द पर्टिकुलर गोल। तो इक्वल एफर्ट होना पड़ेगा, सब सबऑर्डिनेट्स मैनेजर जो भी है ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं मिलकर क्यों काम करेंगे, वो एक पर्टिकुलर गोल को, ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए। वी ऑल ऑब्जर्व दैट यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मस्ट नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द यूनिटी ऑफ कमांड। तो हमें ये यूनिटी बोल के यहाँ पर दो टर्म आ रहे हैं। तो फ्यूल ने कहा यूनिटी ऑफ कमांड और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन दो अलग अलग चीज़ें हैं, इसे मिक्स नहीं करना है। ओके, मैंने आपको डिफरेंस बता दिया है, फिर भी आपके बुक में एक ऐसे है डिफरेंस बताया गया है, मैं वहाँ से आपको समझा दे रही हूँ। यूनिटी ऑफ कमांड, वन सबऑर्डिनेट शुड नॉट रिसीव ऑर्डर फ्रॉम एंड शुड नॉट बी रिस्पॉन्सिबल टू ओनली वन सुपीरियर। तो इसका मतलब है कि एक सबऑर्डिनेट के ऊपर यूनिटी ऑफ कमांड में एक ही लीडर होना चाहिए, ओके, सुपीरियर होना चाहिए। तो इसका मतलब है यूनिटी ऑफ कमांड। और ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटी हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव्स मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब है कि
यहाँ पर जो ग्रुप है उनका एफर्ट इक्वल होना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में काम करना पड़ेगा इन लोगों को एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब डिफरेंट है और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का मतलब डिफरेंट है। इट प्रिवेंट डुअल सबऑर्डिनेट, ये दो अगर लीडर होंगे यहाँ पर तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके, तो यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए यूनिटी ऑफ कमांड बनाया गया है। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़, तो ये डायरेक्शन क्यों बनाया गया है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, ताकि हर एक इंडिविजुअल अपना अपना काम करे, दूसरे का काम ना करे। अब जो काम असाइन किया गया है उनको वही काम करना पड़ेगा। ओके, इट अफेक्ट्स एन इंडिविजुअल एम्प्लॉय, इट अफेक्ट्स द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, आपको बहुत ही सिंपल है, आपको ओपन माइंड होकर समझना पड़ेगा तो आप इजीली समझ पाएंगे सारी चीज़ें। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Next, we have subordination of individual interest to general interest. The interest of one employee should not allowed to be become more important than those of the goal. It also includes manager. इसका मतलब है कि द इंटरेस्ट ऑफ वन एम्प्लॉय, जो एक एम्प्लॉय का जो एक इच्छा है ना, और जो ग्रुप का जो एक इच्छा है, या फिर जो डिसीजन बनाया है उन्होंने, या फिर जो उनका एक जो एक इंडिविजुअल का अपना ओपिनियन है और जो ग्रुप का पूरा मिलाकर एक ओपिनियन बना है, वो मतलब एक का, तो आप किसका बात मानेंगे? दो मतलब एक एम्प्लॉय का बात मानेंगे या ग्रुप का मानेंगे आप बात? ग्रुप में तो सब ने अपने अपने मतलब ओपिनियन देकर बनाया हुआ एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन हो गया, लेकिन एक इंडिविजुअल ने दिया हुआ जो ओपिनियन है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता। ओके, एट टाइम्स हो सकता है, बट इसको बेसिकली हम इग्नोर ही करते हैं। तो यही कहता है कि एक एम्प्लॉय का जो इंटरेस्ट है वो शुड नॉट अलाउ टू बिकम मोर इम्पॉर्टेंट, उसको इम्पोर्टेंस ना देकर ग्रुप के ओपिनियन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाए। ये इन मैनेजर को भी इंक्लूड करता है इसमें। ओके, ऑर्गेनाइजेशन इज सुपीरियर टू इंडिविजुअल्स। सो नेक्स्ट वी हैव रिम्यूनरेशन ऑफ पर्सनल। रिम्यूनरेशन मतलब सैलरी है। ओके, द रिम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉय शुड बी फेयर, सबको एक जैसा सैलरी मिलना चाहिए एम्प्लॉय को, अगर वो एक जैसे काम कर रहे हैं तो। एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन डिपेंड्स ऑन फेयर रिम्यूनरेशन फॉर एवरीवन, तो एम्प्लॉयज़ का सेटिस्फैक्शन क्या होगा कि सबको एक जैसे, उसके कलीग्स को भी, उसको जितना पैसा मिला है तो उसके कलीग्स को भी वैसे ही पैसा मिले। दिस इंक्लूड्स फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन, तो रिम्यूनरेशन सैलरी भी हो सकता है और रिकॉग्निशन भी हो सकता है। ओके, सैलरी आपका फाइनेंशियल में आ गया और नॉन फाइनेंशियल में आपका आ गया रिकॉग्निशन। सो इन नेक्स्ट वी हैव सेंट्रलाइजेशन। सेंट्रलाइजेशन refers to the concentration of authority at one level in the organization. This principle refers to how close employees are to the decision making process. तो ये सेंट्रलाइजेशन डिफाइन करता है कि एक एम्प्लॉय जो है वो अपने जो डिसीजन उसने बनाया है या फिर मेक किया है, वो अपने डिसीजन प्रोसेस के कितने करीब आ चुका है, तो सेंट्रलाइजेशन ये बताता है। ओके, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू एम फॉर एन एप्रोप्रिएट बैलेंस, सो दैट उस यहाँ पर उसका बैलेंस बना रहे। इन नेक्स्ट वी हैव स्कैलर चेन। स्कैलर चेन refers to the chain of superior ranking from the final authority to the lowest level in the concern. तो ये चेन, स्कैलर चेन का मतलब है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ कहाँ स्टैंड करते हैं उनको बताने के लिए एक चेन बनाया गया है, उसी को हम स्कैलर चेन कहते हैं। It regards as a chain of command because order or instruction flow from higher level थ्रू इंटीमीडियरीज मैनेजर बिफोर रीचिंग द लोअर लेवल। तो ये फ्लो कैसे होता है? ये हायर लेवल से होते, हायर लेवल इसको इंटीमीडियरीज मैनेजर जो बीच में होते हैं उनके थ्रू से लोअर लेवल में ये क्या आता है, मतलब इंस्ट्रक्शंस आते हैं या फिर अथॉरिटी आती है। ओके, Employees should be aware of where they stand in the organization hierarchy of chain of command. Employees को पता होना चाहिए अगर वो ऑर्गेनाइजेशन में है कि
वो ऑर्गेनाइजेशन के किस हिरार्की में स्टैंड कर रहे हैं। ये है स्कालर चेन। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि A to F है और A to P है, 2 लैडर है यहाँ पर। और यहाँ पर जो A है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट है और जो F और P है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट है। ओके, तो ये ऐसे फ्लो होगा, यहाँ पर A to F फ्लो होगा और A to P फ्लो होगा। पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट के थ्रू से अथॉरिटी पास होगी, पास होते होते नीचे F तक आएगी, फिर टॉप लेवल से पास होते होते नीचे तक आएगी। ओके, तो ये यही है स्कालर चेन कि ये टॉप फ्लोर से इंटरमीडिएट मैनेजर को मतलब के साथ होते हुए लोअर लेवल में आता है। तो स्कालर चेन का मतलब यही है। और एक वर्कर को पता होना चाहिए कि वो ऑर्गेनाइजेशनल हिरार्की में कहाँ स्टैंड कर रहा है। ओके, उसका जगह कहाँ है, ये A to F और A to P से। ओके, नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर। दिस प्रिंसिपल इम्प्लाइज अ राइट मैन इन अ राइट प्लेस। तो इसका मतलब है सही इंसान को सही प्लेस में पुट करना ऑर्डर कहते हैं। सही, जैसे अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट को मार्केटिंग का जॉब ना देकर उसे अकाउंट्स का ही जॉब देना, और मार्केटिंग मैनेजमेंट को अकाउंट्स का जॉब ना देकर मार्केटिंग का जॉब देना, तो इसे कहते हैं हम राइट मैन इन अ राइट प्लेस। Few say that there should be a place for everything and everyone. सही बात है, सब चीज़ का जगह होना चाहिए और हर चीज़ का जगह होना चाहिए, सब लोगों का भी जगह होना चाहिए अपना अपना पर्टिकुलर। द मैनेजमेंट शुड गेट ऑर्डर इन वर्क थ्रू सुटेबल अरेंजमेंट ऑफ मैन एंड मटेरियल का एक सुटेबल अरेंजमेंट होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव इक्विटी। मैनेजर शुड बी फेयर टू स्टाफ एट ऑल टाइम। तो मैनेजर को बायस नहीं होना पड़ेगा, मतलब नहीं होना चाहिए, इसको हर एक स्टाफ के साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। बोथ मेंटेनिंग डिसिप्लिन एज नेसेसरी एंड एक्टिंग विथ काइंडनेस। मतलब मैनेजर और जो सबऑर्डिनेट है उनको डिसिप्लिन में ट्रीट करना, डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए, और मैनेजर को भी काइंडनेस के साथ बात करनी चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट प्रैक्टिस इक्विटी एंड इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट वाइल डीलिंग विद पीपल। इक्विटी और इक्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए मैनेजमेंट को या फिर मैनेजर को। इक्विटी एंश्योर हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर के बीच में और मैनेजमेंट के बीच में इक्विटी एक हेल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप क्रिएट करता है। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। इट मीन्स द लोएस्ट पॉसिबल ट्रांसफर ऑफ पर्सनल फॉर द वेलबींग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका मतलब है कि जो जॉब है ना, मतलब एम्प्लॉयज़ का जॉब है, लेबर का जॉब है, उनका जॉब बार बार चेंज ना किया जाए, ताकि उनको एक जॉब सेटिस्फैक्शन हो। मतलब उनको ये डर ना लगा रहे कि उनके ट्रांसफ़र के कारण, बार बार ट्रांसफ़र होने के कारण ये डर ना लगा रहे कि उनकी नौकरी चली जाएगी। ओके, तो ये करना मैनेजमेंट को नहीं करना चाहिए। मैनेजमेंट को बार बार जॉब चेंज नहीं करना चाहिए एक पर्सन का। Their job should not be changed frequently so that they can work in an organization stress-free and without free of losing their job. According to this principle, management must provide the job security to the employees. एक बार जब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉयज़ या फिर वर्कर्स काम करें तो उनको जॉब सिक्योरिटीज़ प्रोवाइड करानी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, तो दिस वाज द स्टेबिलिटी ऑफ टेनर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। Spirit de corps. Spirit de corps means the spirit of loyalty and devotion which unites a member of group. इसका मतलब होता है spirit of loyalty, एम्प्लॉयज़ का loyalty और devotion towards their work। जो एक काम करने का जो स्टैमिना है और एक जो लॉयल्टी है, वो दोनों डिवोशन और लॉयल्टी को बरकरार रखकर एम्प्लॉयज़ को काम करना चाहिए। ये होने से क्या होगा कि रिलेशन भी अच्छा बनेगा, काम भी अच्छे से कंप्लीट होगा, और मेंबर उसके ग्रुप में, मतलब जो एम्प्लॉयज़ के ग्रुप में है, उसके कलीग्स हैं, उनसे भी रिलेशन अच्छा होगा। दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ यूनियन इज स्ट्रेंथ एन एक्सटेंशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड एंड एस्टेब्लिशिंग टीम वर्क को ये एस्टेब्लिश करने में हेल्प करेगा और स्ट्रेंथन करेगा। ये स्ट्रेंथन करेगा क्या,
रिलेशन को. ओके. And at last we have initiative. Initiative implies freedom of think and execute a plan. इसका मतलब है कि अगर कोई सबऑर्डिनेट अपना एक ओपिनियन देना चाहता है तो वो फ्रीली अपना दे सके ओपिनियन, और उसके अगर अच्छा लगे मैनेजमेंट को तो उनका ओपिनियन को एग्जीक्यूट करना चाहिए, ज़रूर करना चाहिए अगर इफ़ेक्टिव हो तो. Initiative is a powerful motivator of human behavior and a source of strength for the organization. अगर कोई इनिशिएटिव लेने का काम दिया जाए सबऑर्डिनेट्स को और उनका प्लान अच्छा लग के और उनके काम को फोर्स में लिया जाए, तो इससे ज़्यादा बड़ा मोटिवेटिंग चीज़ हो ही नहीं सकता उनके लिए, जो कि उनको और सराहना देगी उसने और अच्छा काम करने के लिए आगे. ओके. Hence, employees should given the necessary level of freedom to create and carry out plans. So, the employees को देना चाहिए, उन्हें freedom देना चाहिए थोड़ा सोचने का, execute करने का plan. Okay? So that काम भी वो अच्छे से करे, न्यू ideas create करे खुद का, जो कि organization के लिए भी मतलब fruitful साबित हो. So this was the 14 principles of Henry Fayol. Next we are going to study, this is the last one of this last topic of this chapter, that is comparison between Taylor and Fayol. Let's compare them both. Okay, first let's see the F.W. Taylor and Henry Fayol. F.W. Taylor, he is also known as father of scientific management भी कहते हम F.W. Taylor को. इनका full name है Frederick Winslow Taylor. Okay, उनको हम फादर ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं, और हेनरी फ्यूल को हम फादर ऑफ फंक्शनल मैनेजमेंट कहते हैं. F.W. टेलर वर्कड फ्रॉम बॉटम टू टॉप. इन्होंने एक बॉटम टू टॉप लेवल से चलकर काम किया था, लेकिन जो हेनरी फ्यूल के हमने स्कॉलर चेन में देखा था तो उन्होंने टॉप लेवल से वो लोअर लेवल में आए थे. वो इस हिसाब से उन्होंने काम किया था, उन्होंने प्रिंसिपल दिया था अपना. ही गेव मोर एम्फोसाइज टू शॉप एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट. ही गेव मोर एम्फोसाइज टू ऑफिस एंड मैनेजमेंट प्रोसेस एज अ होल. तो जो F.W. टेलर थे उन्होंने अपने शॉप एंड फैक्ट्री मैनेजमेंट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया था, और ये जो हेनरी फ्यूल थे उन्होंने ज़्यादा ऑफिस जो एम्प्लॉयज़ काम करते हैं वहाँ के मैनेजमेंट का ज़्यादा ध्यान दिया था. His main concern was to increase the efficiency of workers and managers. इनका फेडरिक का जो टेलर का मोटिव था कि वो वर्कर्स और मैनेजर्स के बीच की एफिशिएंसी को बढ़ाए, और जो हेनरी फ्यूल concern was to evolve principle of general management and the functions of manager. तो ये जो जनरल मैनेजमेंट का कंसेप्ट है और मैनेजर का कंसेप्ट है उनको डेवलप करना हेनरी फ्यूल ने सोचा था. तो this much in this video, or it is the end of this chapter number 2 of class 12 business studies. आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अगर आप लोगों को कोई भी पॉइंट्स में दिक्कत आ रही है या फिर आपको क्लियर नहीं हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल मेक श्योर टू क्लियर योर क्वेरीज. थैंक्स फॉर वॉचिंग. Don't forget to like, share and subscribe this channel, and also don't forget to press the bell icon for the next videos. Thanks for watching.